नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि आपके ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे और ये आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी2, डीआरडीओ, सेल, एनपीसीआईएल और नीट और रेलवे में आने वाली वैकेंसी एएलपी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। दोस्तों, आईटीआई लेवल का आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर बैठ जाना, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, जैसा कि दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली के उपकरणों से बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ग सी इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम वर्ग ए में बात करते हैं, ये लकड़ी कागज से लगने वाली आग इसमें होती है। इसके अंतर्गत वर्ग बी में पेट्रोल डीजल जनित द्रव पदार्थों से लगी आग होती है। और इसमें देखते हैं वर्ग सी, अग्निशामक यंत्रों का उपयोग विद्युत उपकरणों या बिजली उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन आदि शुष्क रसायन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए वर्ग डी अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ग ए एक्सटिंग्विशर की क्या भूमिका है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी और कागज जैसे साधारण कम्बस्टिबल्स का उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे कि मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि वर्ग बी के अंतर्गत आते हैं। गैसीय पदार्थ वर्ग जो कि वर्ग सी के अंतर्गत आते हैं। बिजली से लगी आग वर्ग जो है डी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, पानी के एक्सड्यूसर के बारे में कौन सा बयान गलत है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है, ये गलत है। बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। दोस्तों, इसमें चिन्ह हम इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको हम पीडीएफ दे तो वहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ मिले, इसलिए हम यहाँ पर इससे चिन्ह लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नांकित चित्र में दिखाई गई रेती फाइल की पहचान कीजिए। आपको दोस्तों बताना है ये कौन सी फाइल है। जैसा कि यहाँ पर आपका दिया गया है रास्प कट फाइल, ये मतलब रास्प कट रेती ये बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों इसका उपयोग हम करते हैं, चित्र में दिखाई गई फाइल रास्प कट फाइल है। सिंगल कट तथा डबल कट रेतियों के समान इन रेतियों के दांते सीधी लाइन में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, बल्कि रेती के फलक पर दूर दूर पंच द्वारा उभार कर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अभी हमने आपको दिखा दिया है, जैसे कि फिर आप देख लीजिए। और इनका प्रयोग जो है लकड़ी, रबड़ या घोड़े के खुर आदि को मुलायम करने के लिए तथा चमड़ा एवं नर्म धातु आदि वस्तुओं को रेतने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान करें। दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डबल कट वाली रेती इसका राइट आंसर है। चलिए, बाकी दोस्तों इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्ध गोलाकार यानी हाफ राउंड रेती इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल डैश डैश गुना डैश डैश जाता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, 4 गुना घट जाता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि दो समान आवेशों की दूरी दोगुनी हो जाए तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल 4 गुना कम हो जाता है। यहाँ पर आपको दिया भी गया है, यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, वोल्टेज की इकाई निम्न में से इनमें से कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसे ऑप्शन नंबर बी जो है वो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस की इकाई होती है और धारा की इकाई एम्पियर होती है। प्रतिरोध जो है
प्रतिरोध ये इसका इकाई रेजिस्टेंस होती है। ओम जो होता है प्रतिरोध की इकाई होती है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं वोल्टा बराबर W/Q होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर देख सकते हैं आप 10⁻⁻⁶ होता है। और 1 पिको वोल्ट बराबर 10⁻⁻12 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न दिया गया न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो कि शून्य होता है, ये उदासीन होता है। और हम इसमें देखते हैं जैसे कि यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। और इस प्रकार नाभिक आवेशित होता है और नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धनावेश के बराबर ऋणावेश उपस्थित होता है। अगला प्रश्न दिया गया प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश डैश डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धनावेश होता है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन पर होता है वह ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन पर जो होता है वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, निरावेश होता है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक सुरक्षा इसका राइट आंसर है। और कवच युक्त केबल यांत्रिक रूप से सुदृढ़ होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया किसी विद्युत रोधी सामग्री में डैश डैश होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कम लागत और उच्च परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक शक्ति और उच्च यांत्रिक मजबूती होनी चाहिए। अगला प्रश्न 11 किलोवोल्ट वाले केबल के लिए वांछित खाई होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 0.9 मीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न हाई स्पीड इस्पात कार्बन का प्रतिशत डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0.75 से लेकर 1% होती है। इसमें हम जैसे कि देख लेते हैं लो कार्बन स्टील के लिए 0.05% से लेकर 0.25% तथा 0.4% मैग्नीज इसे माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भू दोष यानी अर्थ फॉल्ट के स्थान पर पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि मुर्रे लूप परीक्षण इसका राइट आंसर है। हम इसमें देख लेते हैं जैसे कि बिहेवियर टेस्ट का प्रयोग प्रायः एकल क्रोड केबल के भू दोष की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और सभी लूप टेस्ट जो है पास परीक्षण व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अभ्रक इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र यानी कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं। इनकी कुल धारिता क्या होगी। सिंपल सा होता है जैसा कि दोस्तों समांतर में आप सिंपल सा जोड़ लेते हैं, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है किसी बिजली की धारा को रोकने वाले पदार्थ की मुख्य विशेषता क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उच्च परावैद्युत सामर्थ्य इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं उदाहरण है तो जैसे कि अभ्रक, सिरेमिक, कांच, पेपर इत्यादि ऐसे पदार्थ जिनकी परावैद्युत सामर्थ्य उच्च होती है और ये पूर्ण रूप से अचालक होते हैं। अगला पॉइंट है जैसे कि इनकी चालकता निम्न होती है और परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रा kV/mm होता है। अगला प्रश्न 50 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की गणना करें। सिंपल सा होता है जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं V बराबर दिया गया, R बराबर दिया गया, हमें I बराबर निकालना। फार्मूला होता है V बराबर I इंटू R होता है जो कि I हमें निकालना I बराबर V/R। इसका पूरा मान रखेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 5 एम्पियर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है 2 बराबर प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। यदि वे समांतर में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी जो कि 200 वोल्ट हो जाएगा समांतर में। सिंपल सा चलिए दोस्तों इसे आप हल कर लेना। जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ये सिंपल सा आप इसे हल करना। चलिए अगला प्रश्न है जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्ग लगन रिले है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर है जैसे कि बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थान पर बनाए रखते हैं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं ELCB यानी परिपथ को डेड डैश से सुरक्षित करने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है, यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्षरण धारा यानी लीकेज करंट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, समानता सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लघु रूपी परिपथ वियोजक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लीकेज करंट के पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस संस्थापन में ELCB लगा होता है यह लाइव वायर से अर्थ की ओर की जाने वाली फॉल्ट करंट का डिटेक्ट करता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण और विच्छेदन किस माध्यम से होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हवा इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का प्रयोग आग को बुझाने के लिए किया जाता है। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच गियर है जिसका प्रयोग सर्किट के निर्माण और ब्रेकिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम है और बैटरी के लघु परिपथी होने पर जितना करंट प्रवाहित होगा। सही उत्तर दोस्तों इसका फार्मूला है, यहाँ पर आप ये पूरा मान दिया गया जैसा कि V बराबर विद्युत वाहक बल दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसका पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 600 एम्पियर इसका राइट आंसर होगा। पूरा मान दिया गया, आपको सिंपल सा है दोस्तों, फार्मूले पर रख देना है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, स्थिर वोल्टेज स्रोत है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, असमान EMF वाली 2 बैटरियों को। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल श्रेणी में ही लगाया जा सकता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों बैटरी की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तथा बैटरी की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए उसे पैरेलल यानी समांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन बल के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुग्राहिता कहा जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं चुंबकीय विक्षेपण डैश डैश का प्रक्रम है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र का विलोपन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल में जब पुश या ऑन बटन को दबाया जाता है तो वह अपना परिपथ पूर्ण करता है और धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेट से उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव से आर्मेचर आकर्षित हो जाता है और तदनुपरांत बेल से ध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न MMF का पूर्ण रूप क्या है। सिंपल सा होता है दोस्तों, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, संतुलित 3 फेज प्रणाली में 3 फेज के बीच कोणीय अंतर क्या है। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि 120 डिग्री होता है, जबकि दोस्तों 2 फेजों के अंतर्गत कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी AC परिपथ का पावर फैक्टर डैश डैश है जहां थीटा फेज कोण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि cos थीटा इसका राइट आंसर है। और इसमें देख सकते हैं आप पावर फैक्टर का फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर आप जान लीजिए। AC परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। अगला है, जैसा कि दोस्तों AC परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा Z का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, यहाँ पर इसका फार्मूला भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न, माध्य मूल मान बराबर डैश डैश गुणे अधिकतम मान है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 0.707 होता है, ये इसका सही उत्तर है। धारा के लिए देख सकते हैं आप और वोल्टेज के लिए देख सकते हैं RMS मान। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यदि E1 बराबर A sin ओमेगा टी तथा E2 बराबर B sin ओमेगा टी माइनस थीटा है तो
दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो कि E2 से थीटा पश्चिगामी है और E1 से, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया जैसा कि रूप गुणक डैश डैश का अनुपात है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आरएमएस मान से औसत मान इसका सही उत्तर है। दोस्तों ये फार्मूला काफ़ी पूछा जाता है, आप इसे याद रख लेना, जो कि दोस्तों रूप गुणक बराबर होता है आरएमएस मान अपान औसत मान होता है। चलिए रूप गुणक का देख सकते हैं, यहाँ पर इतना आ जाता है इसका मान, इसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, शुद्ध साइन तरंग संकेतों का आवृत्ति गुणांक है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1.11 इसका सही उत्तर है। चलिए बाकी इसे देख लेना, आप समझ लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एसी सर्किट में पावर घटक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज और करंट के बीच कोण का कोसाइन होता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, भूक्षरण रिले ट्रिप हो जाती है जब न्यूट्रल से ग्राउंडेड वोल्टता सीमा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, निश्चित सेट सीमा से अधिक हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि यह एक विद्युत सुरक्षा युक्ति है, उपकरणों को धात्विक भाग से ग्राउंड कर देते हैं और जिससे लीकेज होने पर लीकेज धारा ग्राउंड से अर्थ लीकेज से रिले होकर जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि ISI कोड के अनुसार भू संबंधन के लिए कौन से रंग की तार की संतुष्टि की गई है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हरा इसका राइट आंसर है। जबकि दोस्तों न्यूट्रल के लिए हम काला लेते हैं, जो कि दिया गया है। RYB यानी रेड ब्लू और येलो के लिए हम यानी फेज के लिए लेते हैं RYB का प्रयोग। अगला प्रश्न जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 6061 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1 मिली एम्पियर इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, पहली बार 1977 ईस्वी में तथा नियमित रूप से अद्यतन एवं पुनर्गठन किया गया कि इसके अनुसार भूक्षरण धारा की अधिकतम सीमा जो है 1 मिली एम्पियर होगी। अगला प्रश्न, प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डैश डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 60 × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm होती है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डायोड निष्क्रिय नहीं है, जबकि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर ये निष्क्रिय घटक हैं। यहाँ पर हम आपको एक साथ पूरा बता देते हैं। जैसे कि सक्रिय घटक में डायोड होता है और रेक्टिफायर होता है, ट्रांजिस्टर होता है। निष्क्रिय में इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, फास्फोरस पंच संयोजी अशुद्धि है और किसी शुद्ध अर्धचालक में फास्फोरस मिलाने से एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। पंच संयोजी तत्व के अंतर्गत एंटीमनी, आर्सेनिक आदि आते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का बैरियर विभव है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 0.7 वोल्ट इसका राइट आंसर है। और दोस्तों इसका प्रयोग उच्च तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक के उपकरणों में करते हैं तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का बैरियर पोटेंशियल जो है 0.2 से लेकर 0.3 वोल्ट तक होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 2 इलेक्ट्रोड वाले वाल्व को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, डायोड कहते हैं और इसका उपयोग स्विच के रूप में तथा रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि डायोड के कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित विकल्पों में से किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तापमान के प्रभाव पर इसका राइट आंसर है। जैसा कि डायोड अर्धचालक पदार्थ यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम से बने होते हैं, जो कि ताप परिवर्तन के लिए संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग एक निश्चित तापमान तक ही किया जा सकता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 डायोड वाले पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की अपेक्षा ब्रिज रेक्टिफायर का लाभ यह है कि। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि भारी ट्रांसफार्मर से छुटकारा मिल जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर जो बिना ट्रांसफार्मर के सीधे ही AC को DC में परिवर्तित कर देती है, ये इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था।
अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, किसी पावर सप्लाई में संधारित्र यानी कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि रेक्टिफाइड आउटपुट में से रिपल्स को दूर करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शुष्क सेल के स्थान पर डीसी पावर सप्लाई प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि किफायती, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जीना डायोड का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट वोल्टता को स्थिर रखना, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दीर्घ आयु उपकरण होता है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्रवर्धन, दोलित्र व स्विच आदि के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ट्रांजिस्टर कम तापमान और 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर कम कर सकते हैं जब तक कि वे लगभग निर्वाहक नहीं बन जाते हैं। इस घटना को डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, थर्मल रनवे, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर जब तक कि वे लगभग निर्वाहक कंडक्टर नहीं बन जाते हैं तो इस घटना को थर्मल रनवे के रूप में जाना जाता है, जो कि हमने अभी आपको बता दिया। और ट्रांजिस्टर कम तापमान पर 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ को इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सक्षम होता है, उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एम्पलीफायर, इसका राइट आंसर है। और जैसा कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, एम्पलीफायर परिपथ बनाने हेतु संधारित्र, प्रतिरोधक तथा एक बायसिंग बैटरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एम्पलीफायर में ऋणात्मक फीडबैक के फलस्वरूप निम्न में से क्या होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि वोल्टेज लब्धि में कमी, इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लेना, पूरी जानकारी अच्छी से दी गई है। वोल्टेज, इसका फार्मूला भी दिया गया है। और ऋणात्मक फीडबैक में फीडबैक इन सिग्नल इनपुट सिग्नल के विपरीत कलाकोण 180 डिग्री का फेज अंतर होता है। इसमें बैंडविड्थ बढ़ती है और लाभ में स्थिरता और विरूपण में कमी, इनपुट प्रतिबाधा अधिक तथा आउटपुट प्रतिबाधा कम होती है। चलिए अगला प्रश्न, वर्ग डेड डैश शक्ति प्रवर्धक यानी पावर एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए शक्ति प्रवर्धक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर को इस प्रकार अभिन्नत किया जाता है कि आउटपुट धारा इनपुट सिग्नल के पूरे चक्र के दौरान प्रवाहित होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न जानने से पहले इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। जैसा कि दोस्तों वर्ग एम्पलीफायर की फिडेलिटी सर्वोत्तम, डिस्टार्शन न्यूनतम तथा आउटपुट पावर कम होती है। और इसकी दक्षता जो है 20 से 35% तक होती है। और वर्ग एम्पलीफायर ए एम्पलीफायर की प्री एम्पलीफायर तथा एएफ यानी ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एम्पलीफायर के रूप में ज़्यादातर किस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि कॉमन इमीटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीएलसी से तात्पर्य है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि जब तक के बाद और एक या दो से अधिक डिवाइस किसी बस में डेटा राइट करने का प्रयत्न करते हैं तो पैदा होने वाली अवस्था को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बस कंटेंशन कहते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जैसे कि जब एक के बाद दो या अधिक डिवाइस किसी बस में डेटा राइट करने का प्रयत्न करते हैं तो पैदा होने वाली अवस्था को बस कंटेंशन कहते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्थिर मेमोरी डिवाइस को सबसे अच्छे से कौन दर्शाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका जो राइट आंसर है, वे अर्धचालक डिवाइस जिनमें संरक्षित डाटा तब तक बना रहेगा जब तक कि शक्ति सप्लाई हो रहा हो, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आप
चार आगत परिपथ में कितनी सत्य तालिका प्रविष्टियों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों इसका फार्मूला होता है ये, यहाँ पर 4 दिया गया, 4 का मान रख के इसे हल कर लेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया CMRR किसके बराबर है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशियल लाभ यानी कॉमन मोड लाभ इसका सही उत्तर है। डिफरेंशियल लाभ अपान कॉमन मोड लाभ इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला जो कि हमने आपको बता दिया। जैसे कि इसका यहाँ पर देख सकते हैं फुल फॉर्म जो कि कॉमन मोड और रिजेक्शन रेशियो और इसका जो पूरा नाम होता है इसका फार्मूला देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, जितना अधिक CMRR का मान होगा उतना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम उभयनिष्ठ मोड आउटपुट विभव होगा इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF दे दी जाएगी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी पावर सब सर्किट में अधिकतम भार डेड डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 3000 वाट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, शीतगृह में खांचेदार जगह पर किस तरह की वायरिंग का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है शीशा कवचित वायरिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि दो तरफा स्विच इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया है, BIAC के अनुसार किस संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप डेड डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3% इसका राइट आंसर है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा कंडक्टर्स का अधिकतम आकार डेड डैश से कम नहीं होना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी एक दिष्ट धारा सीरीज मशीन में डेड डैश वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि मोटे तार के कुछ फेरों इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे कि DC सीरीज मशीन में क्षेत्र कुंडलियाँ यानी फील्ड वाइंडिंग जिसे सीरीज फील्ड कहते हैं, ये मोटे तारों को कुछ फेरों द्वारा बनाया जाता है जिससे कि सीरीज फील्ड का प्रतिरोध कम होता है तथा यह आर्मेचर के सीरीज से जुड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आर्मेचर के सीरीज से जुड़ा है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है जैसा कि दोस्तों जब शंट मशीन में शंट फील्ड वाइंडिंग पतले तारों से बहुत ज़्यादा फेरों की सहायता से बनाया जाता है तो जिसका प्रतिरोध उच्च होता है यह आर्मेचर में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न, 6 पोल लैप कुंडली जनरेटर में 300 कंडक्टर प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट जनरेटर की जनित वोल्टता क्या है? सिंपल सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 250 वोल्ट इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख लेना, इसका इससे भाग देंगे फिर दोस्तों चालक में जनित वोल्टता इससे विद्युत वाहक बल, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 50 को 5 से गुणा कर देंगे जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक शंट जनरेटर 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पीयर प्रदान करता है तो आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 0.02 ओम और 50 ओम है। जनरेटर विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि 254 वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे यानी वुड प्लानर वृत्ताकार आरी और MG सेट में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी DC शंट मोटर इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों DC शंट मोटर की गति नियत रहती है और इसलिए इसका प्रयोग उपयुक्त मशीनों में किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया गया, यदि DC शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन यानी फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए
तीव्र गति से चलेगी, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, छेद कुंडलन खुला छोड़ने पर फ्लक्स यानी फाई का मान शून्य हो जाएगा, फलस्वरूप मोटर तीव्र से गति पर गति से चलने लगेगी, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति इनमें से किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि फ्लक्स इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला दिया गया है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि जब पार्श्व ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज का आधा है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, ट्रांसफार्मर की क्षमता को आमतौर पर डैश डैश से व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेगा वोल्ट एम्पियर से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर की शक्ति भार धारा द्वारा निर्धारित होती है, जो कि पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। अतः ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर की अर्धभार पर ताम्र हानियाँ उसकी पूर्ण भार पर ताम्र हानियों की तुलना में होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1/4 इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है अर्धभार पर ताम्र हानि 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिणामित्र का आकार अधिकतम होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1 किलो वोल्ट एम्पियर और 25 हर्ट्ज, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, समान रेटिंग के ट्रांसफार्मर में से जिस ट्रांसफार्मर की प्रचालन आवृत्ति का सबसे कम होगी उसकी साइज अधिकतम होगी। अतः इसका 1 किलो वोल्ट एम्पियर और 25 हर्ट्ज की ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी होगी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि द्वितीय कुंडली में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे हैं तो यह ट्रांसफार्मर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर के स्टील कोर के पास क्या गुण होने आवश्यक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि भेद्यता और कम हिस्टैरिसीस नुकसान, इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर कोर में अल्प मात्रा में सिलिकॉन होता है। जैसे कि दोस्तों सिलिकॉन और आयरन यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर सिलिकॉन स्टील बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित यानी लेमिनेशन कर देने पर भार धारा हानि भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर, इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों इसमें सर्वाधिक दक्षता क्यों है? जैसे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसकी किसी भी प्रकार की मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिससे कि घर्षण आदि हानियाँ नहीं होती हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 98% तक होती है। अगला प्रश्न जैसे कि दिया गया है, पावर ट्रांसफार्मर में इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ट्रांसफार्मर वोल्टेज को परावर्तित करता है, अर्थात निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थिर फ्लक्स युक्ति है, और जैसा कि पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा पूर्ण भार पर ही प्रचलित किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, मल्टीमीटर का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों, जैसे कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध सभी को हम माप सकते हैं मल्टीमीटर द्वारा। अगला प्रश्न, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धारा मापने के लिए किया जाता है। जैसा कि दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा अपचायक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडलन यानी वाइंडिंग में केवल 1 या 2 टर्न होता है, जब द्वितीय कुंडलन पतले तार की तथा अनेक टर्न वाली बनाई जाती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, सीआरओ का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप यानी कैथोड किरण दोलित्रमापी, इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं,
हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन अघूर्ण सामान्यता उत्पन्न नहीं किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्थिर वैद्युत रूप से इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि उपयंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट में अवमंदन अघूर्ण सामान्यता 3 प्रकार के से उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि वायु अवमंदन, द्रव घर्षण अवमंदन, भावधारा अवमंदन। ये इसके कुछ 3 प्रकार हैं। अगला प्रश्न, डेड डैश एक कम मूल्य का तापांतर मापी है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है आयरन कांस्टेंट टेंटन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टील के ताप उपचार पर 400 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए टेम्परिंग तेल कुंड का ताप क्रम डेड डैश थर्मोकपल द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर है, जैसे कि ऑप्शन नंबर है क्रोमल अलुमल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, गतिमान लौह माप यंत्र का प्रयोग निम्नलिखित पर किया जा सकता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है एसी और डीसी दोनों इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, प्रेरण माप यंत्र में केवल यानी इंडक्शन में केवल एसी तथा स्थायी चुंबकीय प्रारूपी उपयंत्र के और केवल डीसी में माप यंत्र में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एमएमसी जो होता है, पीएमएमसी जो ये स्थायी चुंबकीय प्रारूपी ये केवल डीसी में किया जाता है और इंडक्शन के लिए केवल एसी में इसका प्रयोग करते हैं, इंडक्शन वाला। अगला प्रश्न, किसी घटक को मापने के लिए एक डिजिटल ओम मीटर का प्रयोग किया जा रहा है। मीटर में 4.315 किलो ओम दर्शाता है, तो यह इंगित करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4315 ओम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति निम्नलिखित में किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है स्लिप की मात्रा इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों मोटर के शाफ्ट पर 3 विद्युत रोधी स्लिप रिंग जोड़ दिया जाता है। इन स्लिप रिंग पर 3 प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे कि मोटर प्रारंभ करने से समय अतिरिक्त प्रतिरोध दे सके, ताकि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाए तथा गति टॉर्क प्रति करंट को परिवर्तित किया जा सके। जैसा कि इसका फार्मूला आप जान सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसमें सभी टॉपिक से हमने प्रश्न लिए हैं। अगर दोस्तों आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो शुरू से पूरी वीडियो ज़रूर देखें, ताकि हमने जो छोटे छोटे टॉपिक थे उनको पहले ही कवर कर दिया है, जो कि 8-10 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। उनमें सभी छोटे छोटे जो जिसमें से 25 से 30 प्रश्न थे वो पहले ही समाप्त हो चुके हैं। अब उन प्रश्नों को नहीं ले रहे हैं, आपको उनको कवर करना है तो शुरुआत से पूरी वीडियो को ज़रूर देखना होगा, तभी आपका पूरा इलेक्ट्रिशियन कवर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से एक भी सिंगल प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि दूसरी वीडियो में रिपीट हुआ हो। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेट करते समय किन किन बातों पर कारक पर विचार किया जाना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है मोटर का आकार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, जबकि दोस्तों लोड का प्रकार व स्टार्टिंग आवृत्ति इस पर किया जाना चाहिए, और मोटर की वोल्टेज रेटिंग और मोटर की करंट रेटिंग ये सभी हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, ड्यूल स्टार्टर द्वारा शुरू किए जाने वाले किसी 3 फेज प्रेरक मोटर में लघु परिपथ दोष यानी शॉर्ट सर्किट विरुद्ध सुरक्षा किससे दी जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है बैकअप फ्यूजेस इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओवरलोड पर करंट प्रोटेक्शन में बाई मेटेलिक स्ट्रिप पर हीटिंग कॉइल्स लिपटी रहती है। लोड या धारा के बढ़ने से पत्ती मुड़ जाती है, जिससे कि परिपथ भंग यानी ब्रेक हो जाती है। इस प्रकार मोटर ओवर करंट और ओवरलोड होने से हानि बच जाती है। अगला प्रश्न, उद्योगों में सुरक्षा के लिए सिंगल फेज प्रेरण मोटर डेड डैश द्वारा संचालित होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सिंगल फेज ड्यूल स्टार्टर से इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ड्यूल स्टार्टर 5 HP तक की मोटरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और
हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डेड डैश मोटर का प्रयोग मिक्सर ग्राइंडर में किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मोटर को एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर प्रयोग किया जाता है और यूनिवर्सल मोटर डीसी सीरीज मोटर को सुधरा हुआ रूप होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच फेज अंतर क्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विद्युतीय रूप से 90 डिग्री इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है, प्रतिक्षेप स्टार्ट प्रेरण मोटर एक डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि एकल फेज यानी सिंगल फेज एसी मोटर होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्थायी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, स्थायी कैपेसिटर मोटर का। अगला प्रश्न, सेलियंट पोल रोटर की पहचान क्या देखकर की जा सकती है। सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि बड़ा व्यास और छोटी अच्छी लंबाई इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना। चलिए अगला प्रश्न, स्थिर लोड और स्थिर टर्मिनल वोल्टेज के एक साथ सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व का सेट किसके बीच संबंध दिखाने के लिए खींचा जाता है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसका डायग्राम द्वारा आप समझ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, 4 पोल 50 हर्ट्ज समकालिक यंत्र निम्नलिखित में से किस गति पर चल सकता है। सही उत्तर दोस्तों इस फार्मूले पर आपको मान रखना है 4 पोल और 50 हर्ट्ज। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1500 RPM सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, ऊर्जा घटक में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मोटर बिजली घरों और सब स्टेशनों में बस बार के समांतर में उपयोग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सिंक्रोनस मोटर इसका राइट आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न, एक सिंक्रोनस मोटर की गति है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बदलते लोड पर लगभग स्थिर रहती है, ये इसका राइट आंसर है। इसका फार्मूला भी आप देख लीजिए। और हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों यह मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और इसके स्लिप का मान 0 होता है और इसमें 2 स्लिप की आवश्यकता होती है। इसे लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सिंक्रोनस मोटर के नुकसान पहचानें। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए DC उत्तेजना की आवश्यकता होती है जो कि बाहरी स्रोत से दी जानी चाहिए, ये इसका नुकसान है। बाकी दोस्तों इसका ये लाभ है, इसे भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली यानी वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है, डेड डैश कहलाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक ही वाइंडिंग प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है, जो कि देख सकते हैं। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर, गति नियंत्रक, युक्ति बूस्टर आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्लॉट स्पेस फैक्टर इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है, स्लॉट स्पेस फैक्टर कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट और स्लॉट एरिया का अनुपात होता है, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कम वोल्टेज वाइंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि दोस्तों AC मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि डिस्टार्टिंग हार्मोनिक को हटाया नहीं जा सकता, ये इसका गलत है। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस कम होता है, ये सही है, जो कि आपका गलत ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए आप बाकी पढ़ लेना, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि AC मशीनों में वितरित कुंडलियों के संदर्भ में निम्न कथन गलत है। जैसे कि दोस्तों डिस्टार्टिंग करंट को हटाया नहीं जा सकता, AC मशीनों में वितरित कुंडलियों को शॉर्ट
शॉर्ट पिच करके हार्मोनिक्स को हटाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों हार्मोनिक के लिए देख सकते हैं, बाकी आप पूरा देख लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है। जैसे कि दिए गए साइन साइन 15 डिग्री बराबर इतना दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मान दिया गया है। आपको पहले निकालना है इसका कोण, फिर दोस्तों इसका निकाल लेना है पूरा मान, जो कि आ जाएगा आपका इसमें, और फिर आगे निकाल लेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा 0.966 इसका राइट आंसर आएगा। दोस्तों इसको हल जरूर करना, अगर नहीं हल कर पाए तो आप टेलीग्राम पर इसमें कमेंट जरूर कर देना, हम आपको हल करके टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आपको पूरा आंसर वहां पर निकाल कर दे देंगे। चलिए, जैसा कि दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली ऊर्जा है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स बराबर होता है आई गुणे ओमेगा, इसका फार्मूला होता है। जैसा कि दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स की ल्यूमेन या कैंडेला स्टेडियम यूनिट होती है। अगला प्रश्न इकाई होती है। अगला प्रश्न कार्बन फिलामेंट लैंप डेड डैश का एक उदाहरण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एक उद्दीप्त यानी इनकैंडिसेंट लैंप इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कार्बन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान 1800 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। और कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रयोग आजकल घरों में नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस यानी मर्क्यूरी लैंप में बायोनेट टोपी में 2 मुख्य और एक सहायक इलेक्ट्रोड शामिल होते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि मर्क्यूरी बायोनेट टाइप लैंप इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देख लेते हैं, इस लैंप में 3 पिन वाली बायोनेट कैप होती है, जिसके सहायक से इलेक्ट्रोड के सीरीज में एक उच्च प्रारंभिक प्रतिरोध जुड़ा रहता है। अगला पॉइंट है जैसे कि ऑन करने के लिए एक प्रेरण चोक तथा संधारित्र की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है जैसे कि किसी वस्तु के प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा डेड डैश में मापी जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लूमेंस इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है एयर कंडीशनर की क्षमता निम्नलिखित में से किस में व्यक्त की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टन में व्यक्त की जाती है। तापमान के साथ डेड डैश के प्रतिरोध को में काफ़ी बदलाव होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थर्मिस्टर इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि थर्मिस्टर के बारे में हम जानते हैं, थर्मिस्टर का प्रयोग परिशुद्ध तापमान मापन, तापमान नियंत्रण तथा तापमान कंपोजिशन में किया जाता है। अगला पॉइंट है थर्मिस्टर में भी तापमान के कारण प्रतिरोध में आया परिवर्तन भी स्टोन ब्रिज के माध्यम से मापा जाता है। अगला प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में प्रदर्शित किस घरेलू उपकरण के लिए आवश्यक मोटर का आकार सबसे छोटा होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक घड़ी इसका राइट आंसर है। जैसे कि इलेक्ट्रिक घड़ी हेतु हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है, और ग्राइंडर हेतु इसमें यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन में स्लिप्ट फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है। सिलाई मशीन में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न घरेलू उपकरण समानता इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एसी आपूर्ति वोल्टेज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल डेड डैश प्लेट का उपयोग करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फोटोवोल्टेइक इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों फोटोवोल्टेइक प्लेट से डीसी धारा उत्पन्न की जाती है, इसके पश्चात विद्युत ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित कर लिया जाता है, जिससे सूर्य के विकिरण के अभाव में उसका आवश्यकता अनुसार प्रयोग हो सके। अगला प्रश्न शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्थापित यंत्र होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्थिर वैद्युत निस्सादक इसका राइट आंसर है। चलिए, बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस उत्पादन गृह में न्यूनतम परिचालन लागत है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उसमें इसका राइट आंसर है। जैसा कि देखते हैं इसमें जो धन विद्युत गृह यानी विद्युत उपग्रह संचरण एवं वितरण लाइन आदि में प्रचालन देखभाल मरम्मत व अनुरक्षण आदि में सतत तथा नियमित व्यय होता है परिचालन कीमत कहलाता है।
बिजली घर को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि जलीय उत्पादन गृह का परिचालन लागत न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए अधिक लाभदायक है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्वार शक्ति इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, लोड हटाने पर किसी लंबे संचरण पथ लाइन के प्राप्ति छोर का वोल्टेज प्रेषण छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है। इस परिघटना को डैश डैश कहते हैं। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भार में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज एसी आपूर्ति की आवृत्ति डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संचयन सरल इसका है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि दोस्तों एसी की अपेक्षा डीसी के मुख्य लाभ निम्न है, जैसे कि लाइन लंबाई की कोई सीमा नहीं होती है और स्टेबिलिटी समस्या नहीं होती है। I1X ड्रॉप नहीं होता है जिससे रेगुलेशन अच्छा होता है। फेरेंटी प्रभाव नहीं होता है, कोरोना हानि कम होता है और रिएक्टिव हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, साधारण पोल्स 11 kV यानी हाई टेंशन लगे सिरोपरिचालक के ग्रहण पर कौन से प्रकार के लिए विद्युत रोधी प्रयोग होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेडियो सर्किट में इंटरमीडिएट यानी IFT इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स का कार्य है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्यवर्ती आवृत्ति को श्रव्य आवृत्ति में परिवर्तित करना इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, IFT का पूरा नाम हमने आपको बता दिया, जैसे कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर अर्थात मध्यवर्ती आवृत्ति ट्रांसफार्मर होता है। इसी के प्रयोग में हम विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंगों में सुनाई देने लगती है। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रल डिस्पर्सन की प्रक्रिया का ऑप्टिकल फाइबर संचार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रियाशीलता को बढ़ाता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियो ट्यूनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि परिवर्ती कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर रेडियो के बीच या मध्य में परिवर्ती कैपेसिटर को लगाते हैं। रेडियो के ध्रुवों को घुमाने के बाद कैपेसिटर में लगा हुआ स्टेटर घूमने लगता है। जब आपतित आवृत्ति स्टेशन आवृत्ति से मिल जाती है तो उसके बाद कार्यक्रम में हमें सुनाई देने लगता है। अगला प्रश्न जैसा कि डाइपोल टेलीविजन एंटीना के टर्मिनल इम्पीडेंस को रखा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 75 ओम इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों टीवी एंटीना द्वारा रिसीव किया गया सिग्नल 300 ओम टीवी वायर फीडर अथवा 75 ओम कोएक्सियल केबल द्वारा रिसीवर के इनपुट टर्मिनलों पर दिया जाता है। यदि 75 ओम कोएक्सियल केबल, दोस्तों इसे आप पढ़ लेना है। हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आप पढ़ लेना। चलिए, जैसा कि दोस्तों का प्रयोग किया जाता है तथा रिसीवर की 300 ओम प्रतिबाधा से मैचिंग के लिए 75 ओम बैलून प्रयोग किया जाता है। ये थी कुछ इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या। चलिए दोस्तों, आज के हमारे प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए, जो कि 150 से ज़्यादा प्रश्न हमने हल करवाए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चल दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर दोस्तों आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने पूरा सिलेबस इसी वीडियो के माध्यम से कवर करना है तो सारी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि दोस्तों कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि इस वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हुआ हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।